केजीबी का सरबराह कर्नल पिटगोरनी गुस्से की शिद्दत से पागल हो रहा था। इसकी वजह कल रात हेडक्वार्टर में होने वाली तबाही और हलाकत खेजी थी, जिसमें कम से कम 20 अफराद मारे गए थे, जिनमें इसके 2 खास मातहत नंबर 2 और चीखोफ भी शामिल था। चीखोफ की लाश देखकर तो वो बहुत ही गजबनाक हुआ था। फिर इसे नंबर 4 के मारे जाने की इत्तला ने नीम पागल कर दिया था। नंबर 4 की कार तबाह हुई थी और पिटगोरनी को यकीन था कि ये इस लड़की का कारनामा है जिसका नंबर 4 ने ताकुब किया था और जिसके बारे में उन्हें यकीन हो गया था कि वो पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस की रुकन है। इसके मातहत रात से ही पागल कुत्तों की मानिंद पाकिस्तान के जासूसों को तलाश करते फिर रहे थे, मगर अब तक किसी को कामयाबी नहीं हुई थी। कर्नल की समझ में नहीं आ रहा था कि इमरान और उसके साथी कहाँ गायब हो गए। दोपहर के वक्त इसका एक मातहत इसके कमरे में दाखिल हुआ। इसने कर्नल को सलाम किया। कर्नल ने इसे तेज निगाहों से देखा और बैठने का इशारा किया। क्या रिपोर्ट है नंबर 6? कुछ पता चला उन लोगों का? इसने पूछा। नहीं जनाब, मगर एक खास बात मालूम हुई है। मैं रेलवे स्टेशन गया तो वहां एक दोस्त से मुलाकात हुई। वो टिकट चेकर है और नौविस्की की तरफ जाने वाली ट्रेन पर ड्यूटी देता है। मैंने जब इसे अपनी परेशानी बताई तो इसने 7 मुसाफिरों का जिक्र किया। वो मुसाफिर नौविस्की स्टेशन पर उतरे थे और उनके पास सरगट के टिकट थे। उन्होंने वहां से दूसरी गाड़ी में सवार होकर सरगट जाना था। वो क्या वो गैर मुल्की थे? कर्नल ने चौंक कर पूछा। नहीं जनाब, मगर मेरे दोस्त के कहने के मुताबिक उनमें एक बुढ़िया भी शामिल थी, नंबर 6 ने बताया। वो सब नौविस्की के मकामी बाशिंदे मालूम होते थे। कर्नल परेशानी में हाथ मिलता हुआ बोला, अगर उन्होंने सरगट जाना था तो वो वही लोग हो सकते हैं। हमसे बड़ी गलती हुई। हम उन्हें यहाँ तलाश करते रहे और वो अपनी मंजिल पर पहुँच गए। आओ मेरे साथ। वो खड़ा हो गया। नंबर 6 ने इसकी तकलीद की। वो दोनों इस इमारत के रेडियो रूम में आए, जहाँ बड़े बड़े ट्रांसमीटर सेट रखे थे और एक ऑपरेटर अपने मुआविन के साथ वहाँ मौजूद था। उन दोनों को देखकर वो दोनों एहतरामना खड़े हो गए। तहकीकाती स्टेशन नंबर 2 से राब्ता कायम करो, जल्दी करो, कर्नल ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ऑपरेटर फौरन एक ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी सेट करने लगा। फिर इसने माइक मुंह के करीब करके बोलना शुरू कर दिया। हेलो रिसर्च स्टेशन 2, हेलो रिसर्च स्टेशन 2, केजीबी कॉलिंग ओवर। आधे मिनट बाद राब्ता कायम हो गया और ट्रांसमीटर में नस्ब स्पीकर से एक मध्यम सी आवाज उभरी। यस स्टेशन 2, अटेंडम ओवर। ऑपरेटर ने माइक कर्नल के हाथ में दे दिया। कर्नल ने कहा, मैं कर्नल पिटगोरनी बोल रहा हूँ। स्टेशन इंचार्ज से बात कराओ। 1 मिनट इंतजार करें जनाब, ओवर। जवाब में कहा गया। फिर तकरीबन 1 मिनट बाद ट्रांसमीटर से एक नई आवाज खारिज हुई। यस सर, मेजर क्रैमर बोल रहा हूँ। मेजर, स्टेशन पर कोई गैर मामूली वाकया तो पेश नहीं आया, ओवर। कर्नल पिटगोरनी ने पूछा। नहीं जनाब, मेजर क्रैमर की आवाज आई। मगर बात किया है, ओवर। गैर मुल्की जासूसों का एक टूला सरगट पहुंच चुका है, कर्नल ने कहा। वो X-30 के सिलसिले में आए हुए हैं। आप लोग चौकस रहे। आप बेफिक्र रहें जनाब। वो यहाँ आए तो बचकर नहीं जाएंगे। मेजर की आवाज आई। मैं बेफिक्र नहीं रह सकता, कर्नल ने कदरे सख्त लहजे में कहा, इसलिए कि वो पाकिस्तानी जासूस हैं। आप लोग उनसे पूरी तरह वाकिफ नहीं। वो CIA के एजेंटों से ज्यादा खतरनाक अफराद हैं। उनकी कम अज कम तादाद 7 है और उनके साथ एक लड़की भी है जो बुढ़िया बनी हुई है। वो सब मकामी अफराद का रूप धारे हुए हैं। ये तफसील में इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग धोखा ना खा जाएं। बेहतर यही है कि X-30 को स्टेशन 1 में मुंतकिल कर दिया जाए और स्टेशन के गिर्द हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए जाएं। अलराइट, और कोई हुक्म जनाब? ओवर। पूछा गया। बस मैंने आप लोगों को कब्ल अज वक्त चौकना कर दिया है। अब तमाम तर जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। उन जासूसों के मिशन को नाकाम बनाना आपका फर्ज है, ओवर। ठीक है जनाब, आप मुतमईन रहें। हम X-30 की पूरी हिफाजत करेंगे, ओवर। कर्नल ने माइक मेज पर रखते हुए ऑपरेटर को इशारा किया।
और उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। कर्नल नंबर 6 के साथ कमरे से बाहर आकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। 6 बजे तक अच्छा खासा अंधेरा फैल चुका था। सर्दी की शिद्दत में भी पहले की निस्बत काफी इजाफा हो चला था। इमरान ने घड़ी पर वक्त देखा और खड़ा हो गया। इसके साथियों ने इसकी तकलीद की। एयर बैगों से स्टिंग गनों के पार्ट्स निकालकर उन्हें जोड़ लिया गया था। इसके अलावा फोल्डिंग स्टिक्स भी ले ली गईं। वो छड़ियां उन्हें बर्फ पर जिम कर चलने में काफी मुआविन साबित हो सकती थी। जरूरी सामान जेबों में भरने के बाद एयर बैग वहीं छोड़ दिए गए और वो गार से निकलकर इमरान के पीछे स्टेशन 2 की तरफ बढ़ने लगे। आसमान मुकम्मल तौर पर बादलों से ढका हुआ था। कायनात पर तारीकी की चादर फैली हुई थी और इमरान इस मखसूस रास्ते पर चल रहा था जो इसने खुद दरियाफ्त किया हुआ था। इस रास्ते पर वो चंद घंटे पहले सफर कर चुका था और उसके ख्याल में पहाड़ी तक पहुंचने के लिए सबसे आसान रास्ता था। छड़ियां बर्फ पर टिकते हुए वो पहाड़ी के करीब पहुंच गए। पहाड़ी पर कायम स्टेशन की इमारत में कहीं कहीं से अंदर जलने वाली पर कई रोशनियों की किरणें बाहर आ रही थीं, मगर वो बाहर फैले अंधेरे को दूर करने के लिए नाकाफी थी। अगरचे इनसे पास टार्चिंग हो, मगर वो उन्हें जलाने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। इस तरफ से पहाड़ी काफी ढलवान थी और इस पर चढ़ना ज्यादा मुश्किल नहीं था। वो ढलवान पर मजबूती से कदम जमाते हुए ऊपर की जानिब सफर करने लगे। अगर उनके पास छड़ियां न होती तो ढलान पर मौजूद बर्फ पर पाँव जमाना मुश्किल हो जाता और वो फिसलकर बुलंदी से नीचे आ गिरती। आधे घंटे की खतरनाक चढ़ाई के बाद वो पहाड़ी की मुसत्ता सतह पर पहुंच गए। अब इमारत की बैरूनी खिड़कियां उनके सामने थीं। नक्शे के मुताबिक इमारत का दाखिली दरवाजा बाईं जानिब था। वो ऊपर पहुंचने के बाद बर्फ पर बैठकर आगे बढ़ने लगे। दीवार के पास पहुंचकर वो रुक गए। इमरान ने एक रोशन खिड़की की तरफ कदम बढ़ाए। खिड़की बंद थी। इसने एक दरवाजे से अंदर झांका। दूसरी जानिब एक वसी हाल था जिसमें 15-20 मेजें लगी हुई थीं और चंद अफराद बैठे खाना खा रहे थे। शायद वो वहां का डाइनिंग हॉल था। इमरान दूसरी खिड़की के पास आया। वो भी बंद थी। इसके ऊपरी हिस्से में लगे शीशे से रोशनी बाहर आ रही थी। इमरान ने एलियों के बिल खड़े होकर शीशे से अंदर झांका। वो एक छोटा सा कमरा था, मगर खाली था। इसमें 2 बिस्तर बिछे हुए थे और सामने वाले हिस्से में एक बंद दरवाजा नजर आ रहा था। इमरान ने जेब से ग्लास कटर निकाला और उसकी मदद से शीशा काटने लगा। कटे हुए हिस्से को आवाज पैदा किए बगैर बाहर निकाला और अंदर हाथ डालकर चटखनी गिरा दी। खिड़की के पिट खोलने से पहले इसने हाथ से अपने साथियों को इशारा किया और वो करीब आ गए। चंद लम्हों के बाद वो सब खिड़की के रास्ते अंदर पहुंच चुके थे। बाहर की निस्बत अंदर सर्दी कम थी। दाएं जानिब दीवार के पास एक इलेक्ट्रिक हीटर रखा था, मगर वो ऑफ था। इमरान ने कुछ सोचा और फिर दीवार पर लगे स्विच बोर्ड में हीटर का स्विच दबा दिया। हीटर आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने लगा। उन्होंने दस्ताने उतारकर हाथ गर्म किए और जिस्मों को भी हरारत पहुंचाई। फिर इमरान ने स्विच ऑफ कर दिया और दरवाजा की तरफ बढ़ गया। इसने हैंडल घुमाकर लकड़ी का दरवाजा खोला, मगर दूसरे ही लम्हे एक मशीन गन की नाल उसके सीने से आ टिकी। इमरान बौखला कर रह गया। दरवाजे से बाहर इस वक्त राहदारी में 6 अफराद मशीन गिने संभाले खड़े थे। उनके जिस्मों पर भी सब्ज रंग की यूनिफॉर्म थी, जिस पर उन्होंने गर्म ऊनी कोट पहने हुए थे। उन तमाम की गनों का रुख इमरान की तरफ था। वो इमरान को धकेलते हुए अंदर घुस आए। सीक्रेट सर्विस के मेंबरान ने अपनी गिने सुबनयानी की कोशिश की, मगर इमरान के सीने से मशीन गिन लगाने वाले ने सख्त लहजे में कहा, खबरदार गिन फेंक दो, वरना तुम्हारे साथी का सीना छल्ली कर दूंगा। उन्होंने इमरान की तरफ देखा और इमरान ने आंखों से मखसूस इशारा कर दिया। चुनांचे उन्होंने स्टेंगिने फेंक दे। 2 आदमियों ने आगे बढ़कर स्टेंगिने उठाकर एक कोने में डाल दे। फिर इमरान को कवर करने वाले शख्स ने पीछे हिटकर अपने साथियों से कहा, उन जासूसों के हाथ उनकी पुश्त पर मजबूती से बांध दो। जासूसों का लफ्ज सुनकर वो समझ गए कि उनकी आमद उन लोगों के लिए अचानक नहीं थी और वो लोग पहले से ही होशियार थे। शायद के जीबी वालों ने उन्हें मुमकिना खतरे से आगाह कर दिया था। उनमें से 2 आदमी रेशमी डोरियों के जरिए उनके हाथ बांधने लगे। इमरान का जहन तेजी से काम कर रहा था।
और उसकी निगाहें भूरी घनी मूंछों वाले इस आदमी पर जिमी हुई थीं जो अपने साथियों को अहकाम दे रहा था। अब उन्हें डाइनिंग हॉल में ले चलूं, इस आदमी ने कहा। मैं कर्नल पिटगोरनी को उनकी गिरफ्तारी की इत्तला करके वहां आता हूं। वो बाहर निकल गया। स्टेंगिन बरदारों ने इमरान और उसके साथियों को बाहर निकलने का हुक्म दिया। वो कमरे से बाहर निकले। राहदारी खासी तवील थी और इसमें दोनों जानिब छोटे बड़े कमरे बने हुए थे। चंद लम्हों बाद वो डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए और वहां बैठे अफराद चौंक कर उनकी तरफ देखने लगे। डाइनिंग हॉल काफी गर्म था और वहां सर्दी का एहसास बहुत कम था। उन्हें हॉल के एक कोने में कुर्सियों पर बिठा दिया गया जो एक कतार में पड़ी थीं। घनी मूंछों वाला शख्स इमारत के एक कमरे में एक बहुत बड़े ट्रांसमीटर सेट के सामने बैठा था। इसने ट्रांसमीटर की नाब घुमाकर फ्रीक्वेंसी सेट की और केजीबी से राब्ता कायम करने की कोशिश करने लगा। ऑपरेटर उसके पीछे खड़ा उसकी कारकर्दगी देख रहा था। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर का सुर्ख बल्ब रोशन हो गया। हेलो केजीबी, हेलो केजीबी, रिसर्च स्टेशन नंबर 2 का लिंक ओवर। चंद सेकंड बाद ट्रांसमीटर से आवाज उभरी। यस केजीबी हेडक्वार्टर अटेंड ओवर। मैं स्टेशन इंचार्ज मेजर करेमर बोल रहा हूँ। कर्नल पिटगोरनी से बात कराओ, ओवर। इसने बुलंद आवाज से कहा। वो इस वक्त हेड क्वार्टर से बाहर है। आप पैगाम नोट करा दें, ओवर। जवाब में कहा गया। ठीक है, नोट करो। हमने वो 7 जासूस गिरफ्तार कर लिए हैं जिनके बारे में हमें इत्तला दी गई थी। उन जासूसों को स्टेशन में दाखिल होते ही गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वक्त वो हमारी कैद में हैं। उनके बारे में कर्नल साहिब की हिदायत का इंतजार है, ओवर एंड एल। मेजर करेमर ने आखिर में कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर वो कुर्सी से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए ऑपरेटर से कहा कि जीबी के चीफ की कॉल आए तो फौरन मुझे मतला करना। उनका पैगाम नोट कर लेना। वो कमरे से निकला और डाइनिंग हॉल की तरफ चल दिया। डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ तो एक उधेड़ उम्र शख्स ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जे करते हुए पूछा, मेजर, ये कौन लोग हैं और कहां से आए हैं? मेजर करेमर ने एक नज़र इमरान वगैरह पर डाली, फिर हंस कर बोला, प्रोफेसर, ये पाकिशिया के सीक्रेट एजेंट हैं और X-30 के सिलसिले में यहाँ आए थे। वो उधेड़ उम्र प्रोफेसर ने चौंक कर इमरान और उसके साथियों का जायजा लिया। मगर तुमने उन्हें कहां से पकड़ा? स्टेशन के ही एक कमरे से, मेजर ने कहा। दोपहर को ही उनके बारे में के जीबी के सरबराह ने मुझे मतला कर दिया था। चुनांचे स्टेशन के बैरूनी माहौल की निगरानी शुरू कर दी गई। 4 बजे के करीब ये लोग इस इलाके में पहुंचे। मेरे आदमी दूरबीनों से उनकी निगरानी करते रहे और मैंने उनके इस्तकबाल की तैयारी कर ली। जब ये स्टेशन पर पहुंचे और एक खिड़की के जरिए कमरे में दाखिल हुए, इस वक्त भी ये मेरे आदमियों की निगाहों में थे। चुनांचे मैंने इस कमरे का मुहासरा कर लिया। ये अपनी जगह मुतमईन थे कि हम लोग उनकी आमद से गाफिल होंगे। इसकी वजाहत से इमरान और उसके साथी समझ गए कि वो लोग काफी मुस्तैद और होशियार हैं। हाल में बेटी एक और बूढ़े शख्स ने मेजर करेमर से पूछा, अब उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा? क्या उन्हें दारुल हुकूमत भेज दिया जाएगा? नहीं डॉक्टर, फी हाल ये हमारे मेहमान रहेंगे इस वक्त तक, जब तक कि उनके बारे में दारुल हुकूमत से नए अहकामात ना मिल जाएं। और X-30 कहाँ है? इस डॉक्टर ने पूछा। स्टेशन 1 पर। इसे खतरे के पेश नजर दोपहर को ही उधर भेज दिया गया था। इसने बताया कि जीबी के सरबराह ने दावा किया था कि ये लोग बेहद खतरनाक हैं, मगर मुझे हैरत है कि चूहों की मानिंद पकड़े गए। शायद इसने इस बुढ़िया के बारे में खतरनाक का लफ्ज इस्तेमाल किया हो। डॉक्टर ने जूलिया की तरफ इशारा करके हंस कर कहा और इमरान ने जूलिया की तरफ देखकर आंख मार दी। लो बड़े मियाँ तुम्हें पसंद कर रहे हैं, वो आहिस्ता से बुड़बुड़ाया। इसकी आवाज दूसरे मेंबरान ने भी सुन ली और मुस्कुराने लगे, मगर उनके दाएं बाएं खड़े मशीन गन्नों वाले सुनने के बावजूद न समझे सके कि इसने क्या कहा है, क्योंकि इमरान ने उर्दू में बात की थी। डॉक्टर, ये बुढ़िया नहीं, नौजवान लड़की है और ये सब मेकअप के जरिए हमारे हम वतन बने हुए हैं। मेजर करेमर ने हंस कर कहा। वो कुर्सी पर बैठ चुका था। इमरान अपने साथियों की कतार में सबसे आखिरी कुर्सी पर बैठा था और उसका दिमाग कोई फैसला करने में मसरूफ था।
इसके नजदीक खड़ा मशीन गन बरदार मेजर की तरफ मुतवज्जे था। चंद लम्हों बाद में रेडियो रोम का ऑपरेटर हाल में दाखिल हुआ और मेजर उसकी जानिब देखने लगा। सर के जीबी के सरबराह कर्नल पिटगोर्नी का पैगाम आया है, ऑपरेटर ने मेजर के करीब पहुंचकर कहा। उन्होंने कहा है कि सुबह तक उन जासूसों को सख्त पहरे में कैद रखा जाए। कल 9 बजे के करीब 2 हेलीकॉप्टर उन्हें ले जाने के लिए यहां पहुंच जाएंगे। मेजर क्रैमर ने सर बुलाया और उठकर उसके साथ हाल से बाहर निकल गया। ठीक इसी लम्हे इमरान ने एकदम खड़े होकर मशीन गन बरदार की गेंद पकड़ते हुए इसके मुंह ये घूंसा रसीद किया और गेंद खींचकर उसके जिस्म से लगा दी। एक लम्हा के लिए हाल में मौजूद तकरीबन तमाम लोग हक्का बका रह गए कि इमरान के हाथ किस तरह आज़ाद हो गए, मगर इमरान के साथी जानते थे कि ये उन बिलेडों काम है जो इमरान के कफोहे में छुपे हुए थे। सफदर और कैप्टन बाबर भी अपने कफोहे में पोशीदा बिलेडों से बंदिशें काट चुके थे। मशीन गन बरदार ने हरकत करने की कोशिश की, मगर इमरान घबरा। खबरदार, अगर अपने साथी की खैरियत दरकार है तो गिने फेंक दो, वरना यहाँ मौजूद तमाम अफराद को हलाक करने से गुरेज नहीं किया जाएगा। इमरान की धमकी कारगर साबित हुई। वो खिलाए हुए गिन बरदारों ने गिने फेंक कर हाथ बुलंद कर लिए। सफदर और कैप्टन बाबर ने फौरन उठकर उनकी गन्नों पर कब्जा कर लिया। सफदर ने एक स्टैंड गिन से हाल में बेटी लोगों को कवर किया और कैप्टन बाबर जेब से चाकू निकालकर खबर चौहान, तनवीर और जूलिया के बंदिशें काटने लगा। हाथ आजाद होते ही उन्होंने उठकर गिने संभालने और हाल के मुख्तलिफ गोशों में फैल गए। हाल में बेटी अफराद के चेहरों पर मौत की सियाही फैलने लगी और वो खौफजदा नजरों से इमरान और उसके साथियों की तरफ देख रहे थे। इमरान के हुक्म पर वो 6 अफराद जिनसे उन्होंने गिने हासिल की थीं एक तरफ दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। इमरान ने कोट की जेब से एक लंबी डोरी निकाली। वो नायलॉन की मजबूत डोरी थी। उसके इशारे पर सफदर और कैप्टन बाबर उन लोगों के हाथ बांधने लगे। इमरान दरवाजे के करीब जा खड़ा हुआ। दफतना एक मेज पर बैठे शख्स ने जेब से रिवाल्वर निकाला, मगर इससे पहले कि वो किसी का निशाना लेता, जूलिया की मशीन गन ने कहका लगाया और वो छली होकर कुर्सी समेत फर्श पर लुढ़क गया। वेरी गुड जूलिया, इमरान ने तरीफी अंदाज में कहा। आज तो तुमने सुपरमैन की भी टांग तोड़ डाली। जूलिया और उसके साथी मुस्कुराने लगे। इमरान ने हाल में बेटी अफराद को मुखातिब किया। अगर किसी और को मरने का शौक हो तो रिवाल्वर निकाल कर देखे। दफतना इमरान के पीछे आहट हुई। इससे पहले कि वो मुड़ता, एक स्टेन गिन की नाल उसकी कमर से आ लगी। वो मेजर क्रैमर था, जो फायरिंग सुनकर दिए पांव अंदर आ गया था। इसने अगरा कर कहा, सब लोग हथियार फेंक कर हाथ उठा ले, वरना मैं फायर करने लगा हूँ। इमरान ने एक लम्हा के लिए कनखियों से अकब का जायजा लिया और फिर स्टेन गिन की परवाह न करते हुए एकदम घूमकर स्टेन गिन का दस्ता मेजर क्रैमर के मुंह पर रसीद कर दी। वो चीखा और स्टेन गिन इसके हाथ से छूट गई, मगर दूसरे ही लम्हे वो इमरान से लिपट गया। इसका एक हाथ मशीन गिन की नाल पकड़े हुए था और दूसरा हाथ इमरान की कमर के गिर्द लिपटा हुआ था। इमरान ने फौरन गिन छोड़ दी और साथ ही मेजर की नाक पर मुक्का रसीद कर दिया। वो बुलबुला कर पीछे हटा और मशीन गिन सीधी करने की कोशिश की, मगर इमरान की ठोकर उसकी गिन पर पड़ी और गिन उसके हाथ से निकल गई। इसकी नाक और मुंह से खून जारी था और चेहरा तकलीफ की शिद्दत से भयानक हो रहा था। इमरान ने इसे सबेलिंगी का मौका दिए बगैर एक और घूंसा इसके चेहरे पर रसीद कर दिया। वो उछलकर दरवाजे से जा टकराया। तमाम लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हो चुके थे। इसी लम्हे एक आदमी ने जेब से रिवाल्वर निकाला और उससे पहले कि कोई उसकी तरफ मुतवज्जे होता, इसने तनवीर पर फायर कर दिया, जो उसके दाएं तरफ खड़ा इमरान की तरफ देख रहा था। गोली तनवीर के बाजू हैन लगी और स्टेन गिन इसके हाथ से छूट गई। इस शख्स ने दूसरा फायर चौहान पर करने की कोशिश की, मगर इसी लम्हे सफदर ने इस पर फायर खोल दिया। रिवाल्वर से फायर हुआ, मगर रिवाल्वर की गोली स्टेन गिन की गोलियों से टकरा कर रह गई और वो शख्स जिसमें बीसियों सुराख लिए फर्श पर आ रहा। इमरान ने मुड़कर देखा और इसी लम्हे मेजर ने इस पर छलांग लगा दी। वो दोनों फर्श पर गिर पड़े। मेजर काफी मजबूत जिस्म का मालिक था। वो इमरान के सीने पर सवार हो गया और उसका गला दबाने लगा। इमरान ने इसकी गिरफ्त से गर्दन आजाद कराने की कोशिश की, मगर मेजर की गिरफ्त काफी मजबूत थी।
इमरान ने इसकी जख्मी नाक चुटकी में पकड़ के एक झटका दिया और मेजर ने बिलबिलाते हुए इसकी गर्दन छोड़ दी। इमरान ने बाएं हाथ का झुंसा इसकी कंपटी पर रसीद किया और वो दाएं जानिब लुढ़क गया। इमरान ने अलिफाटे कर उसका जायजा लिया। मेजर बेहोश हो चुका था। इतनी देर में कैप्टन बाबर और सफदर तमाम अफराद के हाथ पांव बांध चुके थे। इमरान ने तनकीदी निगाहों से बंधे हुए अफराद का जायजा लिया। वो तादाद में 10 थे। 2 मर चुके थे। तनवीर के बाजू से खून बह रहा था। गोली गोश्त फाड़ती हुई निकल गई थी। खावर ने इसके बाजू पर अपना रुमाल बांध दिया, जिससे खून रुक गया। इमरान ने अपने साथियों को होशियार रहने का इशारा किया। जूलिया इसके साथ थी। वो मुख्तलिफ कमरों में झांकते हुए आगे बढ़ते रहे। चंद कमरों में तहकीकाती आलात और मशीनें नस्ब थी। वो दोनों एक कमरे ने दरवाजे पर पहुंचे तो अंदर से किसी की आवाज आ रही थी। हाँ, उन्होंने तमाम अफराद को बांध दिया है। तुम लोग होशियार रहो। मैं केबल कार तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं ताकि वो लोग तुम्हारी तरफ न आ सके। इमरान समझ गया कि स्टेशन 1 को इत्तला दी जा रही है। इसने जल्दी से बंद दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से ड्री आवाज में पूछा गया, कौन है? मेजर, दरवाजा खोलो। इमरान ने मेजर क्रैमर की आवाज में कहा। दरवाजा खुला तो इमरान ने अंदर मौजूद ऑपरेटर के सीने से गिन की नाल लगा दी। फिर उसने जूलिया को इशारा किया और उसने आगे बढ़कर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इमरान ने ऑपरेटर के खौफजदा चेहरे पर नजर डाली और फिर मशीन गिन का दस्ता उसके सर ये रसीद कर दिया। वो गिर पड़ा और दोबारा ना उठ सका। कुछ खौफ और कुछ ज़र्ब के असर से वो बेहोश हो चुका था। इससे फारिग होकर इमरान ने ट्रांसमीटर पर फायरिंग करके उन्हें नाकारा बना दिया और जूलिया के साथ इस कमरे से निकल आया। कुछ देर बाद वो इमारत के इस हिस्से में पहुंच गए जहां केबल कार मौजूद थी। केबल कार रूम की एक दीवार पर कंट्रोल बोर्ड नस्ब था। इस वसी कमरे में चंद भारी मशीनें और बैटरियां दीवारों के साथ साथ पड़ी थी। इमरान ने बाहर नजर डाली। काफी फासले पर स्टेशन किंग की रोशनियां नजर आ रही थी। इमारत काफी बुलंद पहाड़ी पर थी और केबल कार के लिए दोनों पहाड़ियों के दरमियान 2 मोटे मोटे तार तने हुए थे, जिन पर केबल कारें चलती थीं। वहां का जायजा लेने के बाद इमरान और जूलिया वापस डाइनिंग हॉल में आए। इतनी देर में मेजर क्रैमर को होश आ चुका था और वो फर्श पर लेटा खून थोक रहा था। खावर मशीन गिन संभाले इसके सरहाने मुस्तैद खड़ा था। इमरान ने इसके सर पर मशीन गिन का दस्ता रसीद करके इसे दोबारा बेहोश कर दिया और अपने साथियों को इशारे से चलने की हिदायत की। वो इसके साथ हाल से बाहर निकल आए। इमरान ने हाल का दरवाजा बंद कर दिया और अपने साथियों के साथ केबल कार रूम की तरफ बढ़ने लगा। तनवीर अपने बाजू में तकलीफ महसूस कर रहा था, मगर इमरान के पास फिलहाल इसका कोई मुदावा नहीं था, सिवाय इसके कि तनवीर को वहीं छोड़ दिया जाए। जब इमरान ने इससे बात की तो इसने कहा, तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं इस हालत में भी काम कर सकता हूँ। एक लिहाज से इसको वहां छोड़ना खतरनाक भी था। मुमकिन था कि स्टेशन 2 का अमले का कोई फर्द हिंदशों से आज़ाद हो जाए और अपने साथियों को भी आज़ाद कर दे तो तनवीर का जख्मी हालत में उन पर काबू पाना मुश्किल हो जाता। चुनांचे इमरान ने सफदर को वहां छोड़ने का फैसला किया और इसे ज़रूरी हिदायत देने लगा। केबल कार रूम पहुंचकर इमरान के इशारे पर सिवाय सफदर के वो सब कार में सवार हो गए। फिर इमरान ने कंट्रोल बोर्ड के बारे में सफदर को समझाया और खुद कार में सवार हो गया। सफदर ने कंट्रोल बोर्ड का वो स्विच दबा दिया जिस पर एस लिखा हुआ था। केबल कार हरकत में आई और अपनी जगह से बाहर की तरफ रेंगने लगी। रिसर्च स्टेशन 1 का इंचार्ज कर्नल खरशेफ अपने कमरे में बड़ी बेचैनी से टहल रहा था। इसे चंद मिनट पहले स्टेशन 2 के ऑपरेटर का जो पैगाम मिला था, इसकी रोशनी में वो सोच रहा था कि उन हालात में जबकि स्टेशन 2 पर गैर मुल्की जासूसों का मुकम्मल कब्जा हो गया है, इसे क्या करना चाहिए। इस स्टेशन के तकरीबन 25 मुहाफिजों को इसने चौकन्ना रहने का हुक्म दे दिया था। कोई पता नहीं था कि स्टेशन 2 पर काबिज जासूसों का आइंदा अक़दाम किया हो। स्टेशन 1 पर मौजूद तमाम साइंसदान और माहिरीन को भी खतरे से आगाह कर दिया गया था, जिनकी तादाद 7 अफराद से ज्यादा नहीं थी। इस तरह इस स्टेशन पर 35 अफराद का अमला था और वो सब लोग जाग रहे थे। कर्नल खरशेफ चंद लम्हों बाद अपने कमरे से निकला और रेडियो रूम में स्टेशन 2 से राब्ता कायम करने लगा
ऑपरेटर को हिदायत दी, मगर चंद लम्हों बाद ऑपरेटर ने इसे बताया कि स्टेशन 2 से कोई सिग्नल मौसूल नहीं हो रहा और शायद वहां के ट्रांसमीटर में कोई नक्स पड़ गया है। ये इत्तला कर्नल के लिए पहले से ज्यादा परेशान कुन साबित हुई। स्टेशन 2 से स्टेशन 1 का लासिल्की राब्ता मुनक़ते हो चुका था। अब वो स्टेशन 2 के हालात से बिल्कुल बेखबर थे। कुछ सोचकर कर्नल ने ऑपरेटर को हुक्म दिया कि जीबी के हेड क्वार्टर से राब्ता कायम किया जाए, मगर इससे पहले कि ऑपरेटर उसकी हिदायत पर अमल करता, एक मुहाफिज तेजी से अंदर दाखिल हुआ और कर्नल चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। सर, स्टेशन 2 से केबल कार आ रही है, मुहाफिज ने जल्दी से बताया। वो कर्नल उछल पड़ा। इसने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर दौड़ता हुआ कमरे से निकल गया। मुहाफिज भी इसके पीछे लपका। कर्नल दौड़ता हुआ एक और कमरे में आया, मेज पर रखी मखसूस अदसों वाली दूरबीन उठाई और इस वादी की जानिब खिलने वाली खिड़की खोलकर बाहर देखने लगा। बाहर अंधेरा ही अंधेरा था। इसने दूरबीन आंखों से लगा ली, जिससे अंधेरे में बखूबी देखा जा सकता था। फौरन ही इसे मोटे तार पर चलती हुई केबल कार नजर आने लगी, जो स्टेशन 2 की जानिब से आ रही थी और अभी काफी फासले पर थी। इसे देखने के बाद वो दोबारा कमरे से निकल आया और अपने स्टेशन के केबल कार रूम की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में इसने 10-12 मुहाफिजों को भी अपने साथ ले लिया। केबल कार रूम में 2 प्लेटफॉर्म थे, एक खाली था जबकि दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक कार मौजूद थी। खाली प्लेटफॉर्म स्टेशन 2 की केबल कार के लिए था। इसकी हिदायत पर चंद मुहाफिज वहां खड़ी केबल कार के पीछे इस तरह छप गए कि बाहर से आने वाली दूसरी कार के मुसाफिरों को नजर नहीं आ सकते थे। फिर वो खुद बकिया मुहाफिजों के साथ इस कमरे से निकलकर ओट में ठहर गया। तकरीबन 5 मिनट बाद केबल कार इस गैराज नुमा कमरे में दाखिल हुई और प्लेटफॉर्म पर आकर ठहर गई। कार में से चंद मशीन गिन बरदार नीचे उतर आए। इसी लम्हे दूसरी कार के मुहाफिजों ने एकदम बाहर निकलकर उनके जिस्मों से मशीन गिने लगा दे। फौरन ही बाहर खड़े लोग अंदर घुस आए। कर्नल खरशेफ ने उनका जायजा लिया, फिर आगे बढ़ को कार में झांका और मुड़कर दोबारा उनकी तरफ देखने लगा। सीक्रेट सर्विस के अरकान खामोश खड़े थे। मशीन गिने उनसे ले ली गई थी। तुम्हारे दूसरे 2 साथी कहाँ हैं? कर्नल ने कैप्टन बाबर से सवाल किया। वो पिछले स्टेशन पर है, कैप्टन ने जवाब दिया। वहां की क्या पोजीशन है? क्या तुम लोगों ने वहां के अमला को हलाक कर दिया है? कर्नल ने पूछा। नहीं, सिर्फ यरगमाल बनाया हुआ है, कैप्टन ने कहा। मगर तुम कौन हो? मैं यहाँ का इंचार्ज कर्नल खरशेफ हूँ। इस बार कर्नल ने मुस्करा कर कहा। तुम लोगों ने समझा कि जिस तरह स्टेशन 2 पर तुमने कब्जा किया है, इसी तरह यहाँ भी कामयाब हो जाओगे। फिर इसने मुहाफिजों को हुक्म दिया, उन्हें अंदर ले चलो। मुहाफिज उन्हें घेरे में लिए गैराज से बाहर निकले और एक बड़े कमरे में ले आए। वहां 2 अफराद पहले से मौजूद थे जो वहां के अमला के अरकान मालूम होते थे। सीक्रेट सर्विस के अरकान को कुर्सियों पर बिठाकर उनके हाथ कुर्सियों की पुष्ट से बांध दिए गए। कर्नल खरशेफ ने अपने एक मातहत से कहा, तुम 10 आदमी लेकर स्टेशन 2 रवाना हो जाओ। वहां उनके 2 साथी मौजूद हैं। उन पर काबू पाकर वहां के अमला को आजाद कराओ और उन दोनों जासूसों को लेकर वापस आ जाओ। मेजर क्रेमर को भी साथ ले आना जाओ। वो आदमी कमरे से बाहर निकल गया। कर्नल अब मेज के पीछे कुर्सी पर बैठ गया और शराब की बोतल संभाल ली। 10 मुहाफिज गिने संभाले पूरी तरह चौकस नजर आ रहे थे। कर्नल ने बारी बारी जूलिया खबर चौहान, तत्वीर और कैप्टन बाबर का जायजा लिया। तो तुम लोग पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से ताल्लुक रखते हो और X-30 के सिलसिले में यहाँ आए हो, इसने मुस्करा कहा। कैप्टन बाबर और उसके साथी खामोश रहे। उन्हें अपनी गिरफ्तारी से ज्यादा इमरान की फिक्र थी, जो रास्ते में कहीं गायब हो गया था। कार में अंधेरे के बाइस वो ये ना देख सके थे कि इमरान कब उनसे जुदा हुआ और कहाँ गया। ज्यादा इम्कान इस बात का था कि वो वादी में ना गिर गया हो, मगर किसी का दिल नहीं मानता था कि इमरान वादी हैं गिरकर मौत का शिकार हो चुका होगा। उन्हें खामोश पाकर कर्नल खरशेफ ने शराब का झूंट लिया और कहने लगा, अगर X-30 स्टेशन 2 पर होता तो तुम लोग कामयाब हो चुके थे, मगर मेजर क्रेमर ने अक्लमंदी की कि इसे यहाँ पहुँचा दिया और इस तरह तुम लोग X-30 के लालच में यहाँ आकर फंस गए।
तुम्हारे बाकी 2 साथी भी कुछ देर में गिरफ्तार करके यहाँ पहुँचा दिए जाएंगे। और फिर जानते हो क्या होगा? वो खामोश होकर एक एक की शक्ल देखने लगा। सीक्रेट सर्विस के अरकान जानते थे कि वो क्या कहना चाहता है, मगर किसी ने बोलने की जरूरत महसूस न की। मैं फौजी आदमी हूँ और फौजी उसूलों पर चलता हूँ। चंद लम्हों बाद कर्नल ने दोबारा कहा, हमारे मुल्क में जासूस की सजा मौत है। चुनांचे तुम लोगों को भी सजा ई मौत दी जाएगी, मगर गोली से नहीं। जिस वादी के ऊपर से तुम गुजर कर आए हो, इस वादी में गहरी दिलदलें हैं जो बज़ाहिर नजर नहीं आती और उन पर बर्फ की तह जमी हुई है, मगर बर्फ की वो तहें बहुत पुतली हैं। तुम लोगों को वादी में गिरा दिया जाएगा और भयानक दलदल आन वाहिद में तुम्हें निगल लेगी। इसकी बात सुनकर उनके रूंगटे खड़े हो गए और वो दलदल में गर्क होने का तसव्वुर करके अंदर ही अंदर कांप अलिफौट है। कैप्टन बाबर अपने कफोहे में छुपे हुए ब्लेडों से अपनी बंदिशें काट सकता था, मगर मजबूरी ये थी कि इसके अकब में 2 मुहाफिज मौजूद थे और वो इसकी हरकत देखकर इससे छलनी कर सकते थे। कर्नल उनके चेहरों पर खौफ के तासुरात तलाश कर रहा था, मगर इसे नाकामी हुई, क्योंकि मेकअप की वजह से उनके चेहरे बिल्कुल सपाट नजर आ रहे थे। क्या बात है? क्या तुम लोगों को मेरी बात पर एतबार नहीं? कर्नल ने गुस्सीले लहजे में कहा। खैर कोई बात नहीं, कुछ देर बाद तुम्हें यकीन आ जाएगा। और फिर दरवाजा खुला और एक मुहाफिज अंदर दाखिल हुआ। ऊनी टोपी की वजह से इसके चेहरे का काफी हिस्सा छुपा हुआ था। इसने अंदर दाखिल होते हुए कहा, सर बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो कर्नल के पास पहुंचकर रुका और उससे पहले कि कर्नल इससे गड़बड़ की तफसील पूछता, इस मुहाफिज ने अपनी स्टैंड गिन कर्नल की गर्दन से लगा दी। सफदर केबल कार रवाना होने के बाद डाइनिंग हॉल में पहुंचा और एक कुर्सी पर बैठकर सिगरेट सुलगाने लगा। बंधे हुए अफराद बेबसी और गुस्से से इसे घोर रहे थे, मगर सफदर को उनकी कोई परवाह नहीं थी। तकरीबन 15 मिनट बाद इसे वॉच ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। वो उठा और हाल से बाहर राहदारी में आकर विंड बटन बाहर खींच लिया। हेलो सफदर, इमरान का लिंग ओवर। ट्रांसमीटर वॉच से आवाज खारिज होने लगी। यस इमरान साहिब, किए क्या रहा? सफदर ने मुस्करा कर पूछा। तुम होशियार रहो। स्टेशन 1 से एक केबल कार 10-11 मुहाफिजों को लेकर आ रही है। इमरान की आवाज सुनाई दी। वो किसी सूरत में भी तुम पर काबू ना पा सके, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। ओवर एंडल। इसके साथ ही सिलसिला मुनक़ते हो गया। सफदर ने भी ट्रांसमीटर ऑफ किया और दौड़ता हुआ केबल कार गैराज में जा पहुंचा। दोनों पहाड़ियों की दरमियानी फजाओं में एक तारीखी विला मुतहर्रिक नजर आ रहा था, मगर वो अभी काफी दूर था। सफदर ने पहले तो सोचा कि इस कार को रास्ते में ही तबाह कर दे, मगर फिर ये सोचकर प्रोग्राम बदल दिया कि मुमकिन है उन्हें किसी वक्त केबल कार की जरूरत पड़ जाए। चुनांचे वो मशीन गन संभाल कर दीवार के पास रखे एक ड्रम की आड़ में हो गया। चंद मिनट बाद मोटे तार पर फिसलती हुई केबल कार करीब आ पहुंची। फिर उसका अगला सरा सुरंग नुमा गार में दाखिल हो गया और वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर रुक गई। कार रुकते ही इसमें से 11 मुसल्लह अफराद बाहर आए और मुहतात अंदाज में इधर उधर देखते हुए गैराज के दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। सफदर सोचने लगा कि इसे क्या करना चाहिए। चंद लम्हों बाद वो ड्रम की आड़ से निकला, गैराज से बाहर आकर आगे बढ़ने लगा। मुसल्लह अफराद डाइनिंग हॉल में दाखिल हो रहे थे। सफदर दबे पांव चलता हुआ डाइनिंग हॉल के दरवाजे के करीब पहुंच गया। इसने जरा सर आगे करके अंदर देखा। मुसल्लह अफराद बंधे हुए अफराद को खोल रहे थे, जबकि उनका 11वां साथी दरवाजे की तरफ पुश्त किए खड़ा था। सफदर ने फौरी हरकत की और जस्त लगा कि इस आदमी के अकब में जा पहुंचा। इससे पहले कि वो लोग होशियार हो जाते, सफदर की गेंद इस आदमी की कमर से लग चुकी थी। खबरदार कोई हरकत ना करे, वो गिर जा। हथियार फेंक दो और हाथ बुलंद कर लो, वरना सबको भून कर रख दूंगा। साथ ही इसने एक हाथ बढ़ाकर अपने आगे खड़े शख्स की गेंद छीन ली। दूसरे स्टेशन से आने वाले मुहाफिजों ने अपने 11वें साथी की तरफ देखा। क्या हुक्म है कैप्टन साहब? एक मुहाफिज ने पूछा। गिने फेंक दो, वो शख्स भराई हुई आवाज में बोला, जिसे सफदर ने कोवर कर रखा था। उन लोगों ने मशीन गिने फेंक कर हाथ उठा दिए। सफदर ने कैप्टन नामी शख्स को धक्का दिया
और वो आगे पड़ी कुर्सी से जा टकराया। सफदर ने पीछे हिट कर गिन का रुख नए आने वाले मुहाफिजों की तरफ किया और फायर खोल दिया। तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ 20 गोलियां उनकी तरफ लपके और उनमें से 6 आदमी ढेर हो गए। बाकी 4 खौफजदा होकर खुद ही गिर गए। सफदर ने दोबारा फायर करने की कोशिश की, मगर इसी लम्हे कैप्टन ने कुर्सी उठाकर उस पर दे मारी। कुर्सी गिन से टकराई और गिन सफदर के हाथ से निकल गई, मगर उसने फौरन ही इस शख्स पर छलांग लगा दी। चारों मुहाफिजों ने फौरन उठकर अपनी मशीन गिने संभाल ले, मगर उनके लिए फायर करने का मौका न था। सफदर कैप्टन से लिपट गया और दोनों एक दूसरे को गिराने के लिए जोर आजमाई कर रहे थे। पीछे हटो, एक मुहाफिज ने चलाकर सफदर से कहा, वरना गोली मार दूंगा। मगर सफदर ने कैप्टन को ना छोड़ा और उसके गिरेबान को पकड़े एक हाथ से इसकी नाक पर मुक्का रसीद कर दिया। कैप्टन ने इसका गिरेबान छोड़कर अपनी नाक पर हाथ रख लिया, जिससे फौरन खून जारी हो गया था। मगर दूसरे ही लम्हे इसने दांत कचकचाकर सफदर के पेट में घटना रसीद कर दिया। सफदर दर्द से दोहरा हो गया और उसके हाथ से कैप्टन का गिरेबान भी छूट गया। इसी लम्हे चारों मुहाफिज इसकी जानिब लपके, मगर अचानक ही सफदर ने दोनों हाथ कैप्टन की टांगों में डाल दिए और एक झटके से इसकी टांगें खींच ली। कैप्टन पुश्त के बिल फर्श पर गिर गया। सर फर्श के साथ टकराने से इसकी चीख निकल गई थी। फिर इससे पहले कि मुहाफिज सफदर पर हमला आवर होते, सफदर ने रिवाल्वर जेब से निकालकर कैप्टन की कनपटी से लगा दिया। खबरदार, अगर उसकी जिंदगी चाहते हो तो अपनी जगह पर रुक जाओ और गिने फेंक दो। मुहाफिज जहां थे वहीं रुक गए। बंधे हुए अफराद भी हैरत ज़दा रह गए। मुहाफिजों को गिने फेंकना ही पड़े। सफदर ने कैप्टन की कनपटी से रिवाल्वर हटाए बगैर उसका गिरेबान पकड़ा और इसे खड़ा कर दिया। फिर वो इसे इसी पोजीशन में खींचता हुआ दरवाजे के पास ले आया। और तुम लोग सामने वाली दीवार के पास चले जाओ, जल्दी करो, सफदर ने मुहाफिजों को हुक्म दिया और उन्होंने हुक्म की तामील की। तब इसने कैप्टन को एकदम धक्का देते हुए फर्श से मशीन गन उठाई और फिर एक ही बरस्त में चारों मुहाफिजों समेत कैप्टन को भी छलनी करके रख दिया।